watch this video in English, please click on the link in the description below. जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके समक्ष एक भावुक और महत्वपूर्ण अपील लेकर आया हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक भारी बोझ है, रुपया 6.7 लाख करोड़ का पेंशन भार। यह बोझ शोषणकारी, अस्थिर और अन्यायपूर्ण ओल्ड पेंशन स्कीम से आता है, जिसे हमने ब्रिटिश सरकार के समय से विरासत में प्राप्त किया है और जिसे हमने बिना रोक टोक बढ़ने दिया है। भारत की केंद्र और राज्य सरकारें 140 करोड़ करदाताओं के मेहनत से कमाए हुए पैसे का उपयोग केवल 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को दे रही है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह खर्च 2023 के 6.7 लाख करोड़ रुपयों से बढ़कर 2050 तक 400 लाख करोड़ यानी कि 4 करोड़ करोड़ रुपयों तक पहुंच सकता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा और सभी नागरिकों पर भारी टैक्स बोझ डालेगा। इतिहास से पेंशन हर साल 23% की दर से बढ़ा है, जबकि सरकारी आय केवल 14% की दर से बढ़ी है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2040 तक पेंशन देनदारियों सरकार आय के 50% तक पहुंच सकती है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ओपीएस का जड़ ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियों में है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकारियों के लिए अंतिम निकासी वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी दी थी, जिसे हमारे शोषित पूर्वजों के करों से वित्त पोषित किया गया था। यह नीति एक विशेष वर्ग के लिए थी, जबकि बाकी जनता को अनदेखा किया गया था। अप्रैल 2004 में हमारे नीति निर्माताओं ने इस शोषणकारी प्रणाली को समाप्त करने की दूरदर्शिता दिखाई थी और नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया, एक परिभाषित योगदान मॉडल जो समावेशी और स्थायी था। लेकिन अब हम एक खतरनाक उलटफेर देख रहे हैं। 5 राज्यों ने फिर से ओपीएस को लागू कर दिया है और केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 को पूरे देश में लागू होने वाली है। यूपीएस देखने में अलग लग सकती है, लेकिन यह केवल 25% पेंशन का भार सरकारी कर्मचारियों के योगदान पर स्थानांतरित करता है। ओपीएस की तरह यह भी आर्थिक रूप से अस्थिर, अन्यायपूर्ण और करदाताओं के पैसे का शोषण करने वाली है। सिर्फ मेरी बात न माने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, टीवी सोमनाथन, आदित्य कुवलेकर और अन्य विशेषज्ञों ने भी परिभाषित लाभ नीतियों का विरोध किया है। यह स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए हमें इन परिभाषित लाभ योजनाओं से परिभाषित योगदान योजनाओं में स्थानांतरित होना चाहिए, ताकि पेंशन का बोझ करदाताओं और हमारे भविष्य की पीढ़ियों पर ना पड़े। आप पूछेंगे, परिभाषित लाभ और परिभाषित योगदान योजना में क्या अंतर है? एक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारी और नियोक्ता एक सेवानिवृत्ति कोष में योगदान करते हैं, जो निवेश के माध्यम से बढ़ता है और सेवानिवृत्ति पर निकाला जाता है। यह स्थिरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। इसके विपरीत एक परिभाषित लाभ योजना रिटायरमेंट के दौरान महंगाई निश्चित भुगतान की गारंटी देती है, जो अक्सर करदाताओं के पैसे पर निर्भर करती है। पेंशन और वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा एक महत्व निर्विवाद है। वास्तव में हमारे संविधान के आर्टिकल 41 और 46 में सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और समाज के कमजोर वर्ग के लिए सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाएं सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। हालांकि ओल्ड पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन योजना असंवैधानिक है, क्योंकि वे केवल एक छोटे विशेष समूह को उदार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जो 140 करोड़ भारतीयों के करों से वित्त पोषित होता है। इन योजनाओं की तुलना संगठित और असंगठित प्राइवेट सेक्टर से करने पर रोजगार सुरक्षा, सेवानिवृत्ति कोष में नियोक्ता का योगदान, समय से पहले मृत्यु पर पारिवारिक सुरक्षा और वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट असमानताएं दिखती है। आइए इस बात पर चर्चा करें कि ऐसी अस्थिर योजनाओं को जारी रखने का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने वित्त मंत्रालय में आरटीआई दाखिल की है और अगले 50 वर्षों के लिए 3 चीजों का अनुमान मांगा है: पेंशन देनदारियां और सरकारी आय की तुलना, सेवानिवृत्तों और उनके परिवारों को दी गई पेंशन का ऐतिहासिक डेटा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई निश्चित भुगतानों के लिए अपेक्षित फंड का प्रदर्शन। मेरी गणना के अनुसार सरकार का वर्तमान 28.5% योगदान अनुमान अपर्याप्त है। 50% महंगाई निश्चित अंतिम निकासी वेतन की गारंटी को पूरा करने के लिए कम से कम 35 से 40% योगदान की आवश्यकता होगी। वर्तमान में पेंशन खर्च केंद्र और राज्य सरकार के आय का 13% हिस्सा है, लेकिन यह 2050 तक 80% तक बढ़ सकता है। चिंताजनक रूप से कुछ राज्य पहले ही अपने राजस्व का 50% से अधिक और चरम मामलों में 200% सिर्फ पेंशन पर खर्च कर रहे हैं।
आप पूछेंगे सरकार इस अंतर को कैसे भरेंगी? नागरिकों पर अधिक टैक्स लगाकर। पिछले एक दशक में हमने करों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। ईंधन पर अतिरिक्त कर, वाहनों पर कर, एलटीसीजी, जीएसटी दरों में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस जैसी आवश्यकताओं पर जीएसटी लगाया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लॉन्च के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन यह दुखद और विडंबनापूर्ण है कि सरकार व्यापक तस्वीर को देखने में विफल रही है। करदाताओं की सेवानिवृत्ति में वित्तीय सुरक्षा, जो राष्ट्रीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको एलटीसीजी और स्वास्थ्य बीमा कर बढ़ाकर कमजोर किया गया है। हम एक विकट चक्र में फंसे हुए हैं जहां सरकार के खर्च बढ़ाने से अधिक कर लगते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की महंगाई होती है, राजकोषीय घाटा होता है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है और फिर से खर्च अधिक होता है। 1975 में भारत में कर की दरें 97% को चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। यदि राजकोषीय असंतुलन और अनियंत्रित खर्च की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हम 2035 तक ऐसी ही उच्च कर दरों का सामना कर सकते हैं, जो स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर खतरा है और इसे रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार इस विकट चक्र को एक सकारात्मक चक्र में बदल सकती है। कम खर्च से कम टैक्सेस, कम महंगाई, कम राजकोषीय घाटा, एक मजबूत रुपया और अगले वर्ष के लिए और कम खर्चा, यह सब नागरिकों और उनके परिवारों के लिए अधिक वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2004 में एनपीएस को लागू करने के बावजूद ओपीएस को कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। यह अब भी सशस्त्र बलों, विधायकों और कुछ उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। हालांकि इनके राष्ट्र में योगदान निसंदेह है, लेकिन आज भी सभी पेशों में जीवन की अनिश्चितता मौजूद है। दरअसल हर साल 1 लाख से अधिक भारतीय श्रमिक, ब्लू कॉलर, गिग वर्कर और पेशेदार ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाते हैं, जो राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दे रहे थे। यह उचित है कि सामाजिक सुरक्षा सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित की जाए, न कि केवल कुछ चुनिंदा समूह के लिए। जैसे कि आर्टिकल 370, 1861 का पुलिस अधिनियम और 1860 की भारतीय दंड संहिता। परिभाषित लाभ पेंशन योजना भी एक औपनिवेशिक युग की शोषणकारी नीति है, जो अब आधुनिक भारत की आकांक्षाओं के साथ मेल नहीं खाती। इसे टिकाऊ विकल्पों के साथ बदलने का समय आ गया है। राज्य सरकारें अपने बजट का बड़ा हिस्सा पेंशन पर खर्च कर रही है, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नजरअंदाज कर रही है। यह राज्य नीति की निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है। हमें सवाल करना चाहिए कि क्या यह वही भारत है जिसकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कल्पना की थी? हम एक लोकतंत्र में है जो जनता द्वारा और जनता का है, लेकिन क्या यह लोकतंत्र जनता के लिए है? मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया है और उन्हें सभी के लिए एक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली अपनाने का आग्रह किया है। यदि कोई कानूनी ढांचा नहीं बनाया गया तो भविष्य की सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए इन अस्थिर योजनाओं की ओर लौटती रहेगी और पिछले 2 दशकों की राजकोषीय अनुशासनता को खत्म कर देगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए बार बार ओल्ड पेंशन योजना को फिर से लागू करने का वादा किया है, जिससे इन अस्थिर नीतियों की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी की संभावना को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। यदि इसे रोका नहीं गया तो पेंशन देनदारियां 2050 तक सरकारी आय को पार कर सकती है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों पर असहनीय बोझ पड़ेगा। जिम्मेदार शासन सुनिश्चित करने के लिए हमें एक ऐसा कानूनी ढांचा स्थापित करना होगा जो शॉर्ट टर्म राजनीतिक लाभ के लिए अस्थिर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को रोक सके। इतिहास हमें पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना, ग्रीस, वेनेजुएला और कई अन्य देश को स्पष्ट चेतावनी देता है जहां खराब फाइनेंशियल निर्णयों के कारण गंभीर आर्थिक संकट पैदा हुए हैं। भारत को इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मैं अपने भारतीय भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि अपने स्थानीय सांसदों और विधायकों, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को अपनी चिंताओं से अवगत कराएं। इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए समाचार पत्रों, मीडिया हाउस और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। सरकार से मांग करें कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समावेशी और सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो, टिकाऊ हो, अर्थात परिभाषित योगदान आधारित, ना कि परिभाषित लाभ आधारित। कर्मचारियों और नियोक्ताओं से समान योगदान सुनिश्चित करें और अंत में एलपीजी सब्सिडी की तरह जो पेंशन नहीं चाहते हैं उन्हें ऑप्ट आउट करने का विकल्प दें। हमारे राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों और नागरिकों के लिए एक विनम्र और ईमानदार निवेदन है कि भावनाओं को एक तरफ रखकर इस मुद्दे को आर्थिक दृष्टिकोण से संबोधित करें। मिलकर हम अपनी पेंशन प्रणाली में सुधार कर सकते हैं और भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत के पास डिजिटल गवर्नेंस, यूपीआई और किफायती स्वास्थ्य और अंतरिक्ष तकनीकी में अपनी नेतृत्व क्षमता की तरह
न्यायपूर्ण और टिकाऊ पेंशन सुधार में विश्व को नेतृत्व करने का एक अनूठा अवसर है। यह समावेशी आर्थिक नीतियों में भारत को एक विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने का क्षण है। यदि आप न्यायपूर्ण पेंशन सुधारों और समान सामाजिक सुरक्षा नीतियों की वकालत करने के इच्छुक हैं, तो कृपया नीचे दिए गए फॉर्म भरें। आइए साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण और समावेशी प्रणाली के लिए काम करें। जय हिंद।